गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कंप्लीट कर लिया था, डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों रेंज में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ बच्चों, पहले वो आपको याद होना चाहिए, उसको अच्छे से लर्न कर लेना, फिर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो रेंज स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, उसके पहले मैं आपको कुछ बारीकियाँ बता देता हूँ। बच्चों, रेंज जो होता है, रेंज का जो मतलब है वो वाई होता है। वाई का मतलब, जैसे डोमेन में एक्स मतलब, आप जब भी डोमेन सॉल्व करते थे तो डोमेन के लिए आप एक्स की वैल्यू निकालते थे, वैसे रेंज के लिए आप वाई की वैल्यू निकालेंगे। और ग्राफ में अगर आप देखें तो ये ग्राफ में हाइट होता है। जैसे डोमेन में एक्स एक्सिस का जो ग्राफ का वेट होता था, एक्स एक्सिस का वेट तो ग्राफ का डोमेन होता था या फंक्शन का डोमेन होता था, वैसे ही रेंज जो है वो हाइट होती है बच्चों। ठीक है, वाई एक्सिस पर ग्राफ कितना बना हुआ है वो ही रेंज कहलाता है। तो देखो, रेंज के दो मतलब हो गए, एक तो वाई का वैल्यू और दूसरा हाइट। इमेज भी इसको बोलते हैं। और या फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्यों? क्योंकि वाई की जो वैल्यू आ रही है वही फाइनल आंसर होगा। फंक्शन तो आपका वाई इक्वल टू में ही दिया होगा ना, तो वाई जो भी आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों, रेंज स्टार्ट करने के पहले, उसके क्वेश्चंस करने के पहले, हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उनकी रेंज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लीजिए, पहला मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो बच्चों, आपको दो चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आप रेंज की मदद से कर लोगे और कुछ में आपको क्वेश्चंस के ग्राफ की मदद लेना पड़ेगी। तो बच्चों, मैं आपको ग्राफ और रेंज दोनों फटाफट एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, बिल्कुल 2 मिनट में। तो आप मेरे साथ रहिएगा और जो जो आपको आता है वो आप भी बोलते चलिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मैंने आपको पढ़ाई ही अच्छे से, आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रेंज क्या होता है ना? आप सोच ही लोगे इतनी देर में, तो मुझे पता है इसका रेंज होता है इंटीजर। और ग्राफ भी आपको अच्छे से पता है कि ये स्टेप फंक्शन होता है। ठीक है, ये ऐसा जाता ही है ना, याद आ गया आपको? ठीक, तो ये ग्राफ हो गया और ये रेंज हो गया इसका। फिर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज मैंने बच्चों आपको बताया था, इसका रेंज होता है, ये केवल क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 डेसिमल वैल्यूज ही देता है। और इसका ग्राफ भी आपको याद ही है, ये इंटीजर्स होते हैं ना यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये ऐसा बन रहा था इसका, है ना? तो ये इंटीजर्स है ना, दोनों ही ग्राफ इंटीजर पर ब्रेक होते हैं, दोनों ही डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से पता है। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ, अब जरा इसकी रेंज देख ही लो आप। हाइट 0 से ऊपर कहाँ तक जाएगी? इन्फाइनाइट तक। तो इसकी रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी। लॉग एक्स का ग्राफ भी याद है बच्चों आपको। ठीक, ये 1,0। अब आप देख लो जरा इसकी हाइट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों, इसकी रेंज क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या आर भी बोल सकते हो आप, है ना बच्चों? डोमेन इसका जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, रेंज तो आर होती है ना, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी आपको याद ही है ना, दो फंक्शन बनते थे, एक ऐसा और एक ऐसा। मैंने आपको बताया था e⁻x का अगर आपको फंक्शन बनाना हो तो वो उल्टा ही बना दीजिए। याद आया आपको? आप देख लीजिए मेरे पुराने वाले लेक्चर हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। तो अभी तो आप इतना याद रखो कि आप ये देख लो, इसकी दोनों की रेंज है ना, e⁻x और e⁻−x, दोनों की रेंज देखो आप। ये क्या आ रही है बताओ? आर प्लस है ना, 0 से इन्फिनिटी, या पॉजिटिव ही नंबर है ना, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टच नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए। ठीक, अच्छा, सिग्नम एक्स मैंने आपको बता ही रखा, इसकी रेंज क्या होती है, 3 ही वैल्यू देता है ये, -1, 0 और 1। और इसका ग्राफ भी आपको अच्छे से याद है, ये डार्क और यहाँ पर है ना। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन की रेंज तो वही होगी, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है बच्चों, वही रेंज होती है इसकी, है ना। और ग्राफ अगर आप बनाओगे तो y इक्वल टू के ग्राफ बन गया, क्योंकि सभी पर ये के ही देगा। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों, देखो ये क्वेश्चन का ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका डोमेन याद रखना। फैक्टोरियल में कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसका डोमेन हमेशा होल नंबर होता है, क्योंकि आप 1, 2, 3, 4 सब रख सकते हो, 0 रख सकते हो, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं रख सकते और नेगेटिव में कोई नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, और रेंज क्या होगी? तो बच्चों को लगता है रेंज भी होल नंबर होगी, लेकिन रेंज याद रखो बच्चों, रेंज जो है इसका वो नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि आप 0 इसमें रख तो सकते हो
लेकिन ये देगा फैक्टोरियल 0 1, तो आपको मिनिमम वैल्यू तो 1 ही मिलेगी। इसलिए ये जो है ये रेंज इसका नेचुरल नंबर और डोमेन होल नंबर होता है ना। साइन एक्स का तो अब मैं बाकी सबके तो ग्राफ नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब आप डायरेक्ट देखते जाओ फटाफट। साइन एक्स का रेंज -1 से 1, ठीक। कॉस एक्स का रेंज भी -1 से 1। टेन एक्स का रेंज आपको पता ही है, 10x का ग्राफ जो है वो ऐसे होता था, तो ये जो 10x का रेंज है वो हो जाएगा r। कॉट एक्स का रेंज भी r। कॉसिक एक्स का आपको याद है ऐसे इस प्रकार से जाता था, ठीक है। तो ये -1 या 1 होता था, तो ये -∞ से -1 क्लोज इंटरवल में यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप, है ना। उसके बाद सेक एक्स का रेंज भी सेम ही होता है ना, सेम। साइन इनवर्स में याद रखो बच्चों, साइन इनवर्स का रेंज याद है ना आपको, ग्राफ मैंने बताया था, ये -π/2 से π/2। फटाफट लिख देते हैं, इसका रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2। याद रखना बच्चों, ये ओपन में है ना, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में गलती से क्लोज लगा दिया तो आप ओपन कर लेना, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है ना वो ऐसा होता है, तो ये टच नहीं होता है ना इसको, तो इसीलिए -π/2 से π/2 ओपन में आएगा। कॉट इनवर्स एक्स इधर से आ जाता है, बट उसका जो रेंज है वो 0 से पाई, ठीक। कॉसिक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 क्लोज में, और उसमें से 0 हटाना है, ठीक। और सेक इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई क्लोज में, और उसमें से π/2 हटाना है, ठीक बच्चों। ये सारी रेंज आपको याद होना चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है। तो बच्चों ये रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b², ये इसका रेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दे दिया आपको 3 sin x प्लस 4 cos x, चलो इसका रेंज निकालो। तो आपको क्या करना है, a3 है b4 है, तो यहाँ लिख देना √3² प्लस 4² मतलब 16 + 9 25, उसका √5, तो -√5 से √5। यहाँ माइनस भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा, ठीक है बच्चों। ये देखो cos ax प्लस बी और sin x प्लस बी, ध्यान रखो बच्चों, cos और sin क्या कोई भी फंक्शन हो उसके यदि अंदर में x में चेंज हो रहा है तो फंक्शन की रेंज में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब आप समझ गए, इन दोनों की रेंज क्या होगी, -1 से 1। तो कॉन्सेप्ट याद रखो आप, कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने कि अगर फंक्शन के अंदर है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, अंदर चेंज तो रेंज में नो चेंज। ये बच्चों बहुत ही शानदार लाइन है, कभी भी आपको अखरेगा नहीं है ना, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना दोगे क्योंकि वो डराने के लिए क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, साइन फैक्टोरियल x माइनस फैक्टोरियल x बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x³/3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। बोला इसका रेंज निकालो, कुछ नहीं, -1 से 1, क्योंकि अंदर चेंज हो तो रेंज में चेंज हो गई नहीं। आप तो साइन x की लिख दो, आपको लग रहा होगा बड़ा गजब है ना, लेकिन यही वो चीज़ है जो आप याद रखोगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा है, मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स। तो बच्चों देखो मॉड में आपको याद ही होगा है ना, नेगेटिव वैल्यू मॉड इंटरटेन करता ही नहीं है, तो नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो देखो अभी ये हम आगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको बताता हूँ साइन एक्स का ग्राफ जैसे ऐसा होता है ना बच्चों, तो ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव है, ठीक, और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना ये नेगेटिव है। तो जब ये y = साइन एक्स का ग्राफ है, अब मॉड एक्स के ग्राफ में क्या होता है, जितना भी नीचे वाला हिस्सा है वो सब उठ के ऊपर आ जाएगा। तो अब मॉड साइन एक्स का अगर आपसे कोई ग्राफ पूछे तो आप बस ये ऐसा बना देना, ठीक है बच्चों। तो ये तो पूरा ऊपर ही ऊपर है, तो अब इसकी जरा रेंज चेक कर लो, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पर 1 है, तो सिमिलरली कॉस का भी ऐसे ही होगा है ना बच्चों। तो अब आप याद रख लो क्या, दोनों की रेंज क्या होती है, मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स दोनों की रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1, ठीक। अब देखो इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ये सब तो याद होना कंपलसरी है, ये देखो ये सब याद होना कंपलसरी है आपको, फिर ही आप रेंज के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक, अब आपको देखो क्वेश्चन में मज़ा आएगा ना, मैं बहुत सारे आज क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लेक्चर के बाद आपको रेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर कल हम और अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, x की वैल्यू 1.1 से लेकर 2.38 तक है, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रेंज बताना है। तो भैया x की वैल्यू 1.1 से 2.8 तक है, तो
तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाना है तो सब तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। ये ले लिया सर। अब क्या होगा, अब भैया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल ले। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये एज इट इज़। 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अच्छा, तो 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की कितनी वैल्यू हो गई, 2, 1 और 2। तो बताओ रेंज क्या हो गई, एलिमेंटल 1 2। ये हमारा आंसर हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में। और देखो अगला एग्जाम्पल क्या बोला है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos x। अब जल्दी बताओ, सबसे पहले अंदर वाले पे आप आ जाओ, क्योंकि अंदर वाला जैसे x की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ भाई, cos x में आप x की क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप कुछ भी रखोगे तो cos x क्या देगा सर, cos x तो -1 से 1 के बीच में ही आता है, सही है, ठीक है। cos x -1 से 1 के बीच में आ गया। अब cos x के ऊपर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अच्छा, तो सब पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे। अच्छा, तो अब जल्दी से बताओ, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और 1 का 1, तो जल्दी बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x तो इंटीजर ही लेगा। तो कौन कौन से इंटीजर है, -1, 0 और 1। भैया ये रेंज हो गई हमारी। चूंकि cos x ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो ये वैल्यू जो भी देगा वो इंटीजर होगी। तो -1 से 1 के बीच में ये दोनों इंक्लूड भी है, 3 ही इंटीजर है, -1, 0 और 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x माइनस cos x। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे सर, तो वापस देखो बच्चों कॉन्सेप्ट, a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है बोलो, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²। यहाँ पर देखो बच्चों, a मतलब sin x का कोफिशिएंट वो है 1, b मतलब cos x का कोफिशिएंट वो आप भले ही -1 ले लो। अब अगर आप √a² प्लस b² निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो √2 ही आएगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट a sin x प्लस b cos x की रेंज डायरेक्ट लिखो, क्या आएगी बोलो, √2, -√2 से +√2 यही आएगी। ठीक, अब देखो तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाया ना, ये 1 है यहाँ पर। तो बच्चों ये अंदर वाले हिस्से की रेंज हो गई -√2 से +√2। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भैया sin x माइनस cos x की जो रेंज है, या रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -√2, मैक्सिमम √2। अब इस पर क्या लगा है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगले बार पूरे पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो। ये लग गया, ये लग गया। ठीक, अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो ज़रा भैया -√2 मतलब -1.4, -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बोलो 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 बोलो। -1 मत बोल देना बच्चों, -1 मत बोल देना, क्या आएगा -2। इसको मैं y लिख देता हूँ। और ये क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, √2 मतलब 1.414, और 1.414 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। ठीक, तो मैं लिख दूँ, आप सब ध्यान से देखो बच्चों। ठीक, अब बताओ जल्दी से रेंज क्या होगा, -2 से, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी सोच के बताओ फटाफट। -2 से 1 के बीच में आपको आंसर लिखना है, बोलो। एक तो -2 आ जाएगा, ठीक, -1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये क्यों हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा था। कहाँ लगा था सर, ये तो वाई, अरे वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही तो फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में केवल इंटीजर ही आते हैं ना, दूसरे आ ही नहीं सकते। -2 से 1 के बीच में इतने इंटीजर है। अगला क्वेश्चन, अब आप थोड़ा पॉज करो और ट्राई करो। ठीक, मैं आपको अलग से फिर सॉल्व कर दूंगा। चलो, अब सॉल्व कैसे करना, अब देखो, जब पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओ, अंदर वाला फंक्शन उठाओ, mod sin x प्लस mod cos x, ठीक है ना। देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। जब भी मॉड आ जाए अलग अलग तो आप इसका अलग अलग रेंज मत लिखना, ये a sin x प्लस b cos x नहीं होगा। क्या करें सर, फिर मॉड हटाओ। मॉड कैसे हटाए, स्क्वायरिंग, मॉड का इलाज स्क्वायरिंग, याद रख लो। तो मॉड साइन एक्स का अब दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो a² b² 2ab, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मॉड तो हट जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2 मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स। अब ये हो गया y², ये हो गया 1, ठीक, ये हो जाएगा साइन 2x मॉड में। ठीक है बच्चों, अब याद करो मॉड साइन 2x है, क्या होगा रेंज। देखो पहली बात तो अंदर चेंज, तो रेंज में नो चेंज, मतलब साइन 2x साइन एक्स के जैसा बिहेव करेगा तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। ठीक,
मॉड भी लगा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा बना। तो ये मॉड साइन 2x का ग्राफ ऐसे बनेगा जैसे मॉड साइन x का है। तो रेंज तो 0 से 1 हो गई। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ लिख देना 0 से 1, ठीक, ये हो गया 1। अब देखो 1 को 0 में ऐड करो 1, और 1 से 0 ऐड किया तो 1 आया, 1 से 1 ऐड किया तो 2 आ जाएगा। बच्चों ये वाई स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें क्या निकालना है, वाई का रेंज। तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर हटा दो, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, क्लोज इंटरवल है ना, ये ऐसा हो गया, ठीक आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बच्चों रेंज में मैं और करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देखो, है ना, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इसका रेंज निकालना, आप देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया आपका, है ना। अब देखो इसका रेंज कैसे निकालेंगे हम। अब सर इसका रेंज कैसे निकाले, तो बहुत सारी चीज़ आ गई एक साथ। बेटा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कैसे, देखो ये क्या है, y इक्वल टू एक एक रूट हटाते जाओ, है ना, एक एक रूट। पहले देखो इस पर रूट लगा हुआ है एक, इस पर 2 रूट लगे, इस पर 3 रूट लगे ना। पहला वाला रूट हटेगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1/2। इस पर हटे तो 2 रूट, 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर। फिर बनेगा 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1/2 का क्यूब। ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म्स तक चल रहा है बच्चों। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, सबके बेस सेम है 1 माइनस साइन एक्स, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, इन्फिनिटी टर्म्स है, ठीक। पैटर्न सेम है, क्या करें अब, ऊपर सॉल्व कर लो। पावर, पावर क्या है बच्चों, किसी पैटर्न में है, बताओ किस पैटर्न में है, बोलो 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 बोलो। जीपी, जीपी में सम का फॉर्मूला ए आर रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, कोई सा भी लगा दो सब चलता है, दोनों में माइनस ही कॉमन लेके कैंसिल किया है, ठीक है। तो बच्चों ये ऊपर बन जाएगा a मतलब 1/2, ठीक, और 1/2, तो बच्चों 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 बन जाएगा। या उसको ऐसा भी लिख दो, है ना, मैं आपको, क्योंकि आर की वैल्यू 1/2 तो आपको दिक्कत नहीं आए ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आर, तो ये ऐसा लिख दो, ए 1 माइनस आर एस टू पावर n अपॉन, ठीक। अब क्या करें बताओ, ये तो आपने जीपी सॉल्व करा ही होगा, है ना बच्चों, ठीक है। तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूँ सॉल्व, है ना, ये बन जाएगा 1/2 ऊपर आ जाएगा अपॉन आ जाएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि आर तो 1/2 है तो 1/2 कर देना, ठीक। एक ही जगह हो गया 1/2। और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1/2 की पावर जब आप इन्फिनिटी करोगे, क्योंकि इन्फिनिट, अच्छा एक काम और कर सकते हो ना आप, ये तो इन्फिनिट टर्म्स है ना, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिट क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा। ये एक काम और करो, ये फाइनाइट टर्म तो है नहीं, इन्फिनिट टर्म की जीपी के सम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। वो क्या होता है बताओ, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए कौन है, 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक। क्या बन गया बच्चों, ये y इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, कैंसिल होकर 1 बन जाएगा ना ये, तो ये 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1 मतलब यही रह गया। अब बच्चों बताओ साइन एक्स की रेंज -1 से 1, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है, तो पहले माइनस साइन एक्स, माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो इन इक्वेशन में, तो इन इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 1 ऐड कर दो, जैसे 1 ऐड किया तो -1 + 1 0 और 1 + 1 2, तो 0 से 2 आंसर आ गया बच्चों। तो इसकी रेंज हो गई क्लोज इंटरवल 0 से 2। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, y इक्वल टू 3 sin x + 4 cos x + 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझ जाना लड्डू है, मैं झट से खा लूँगा। कैसे, ये लड्डू इसी से ही खा पाओगे आप, है ना, -√a² + b² सर √a² + b²। अब आप बोलोगे सर ये तो a sin x + b cos x के लिए था, यहाँ तो +7 भी है, तो बेटा तू पहले इसको सॉल्व कर ले। इसकी रेंज क्या आएगी सोच, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25 का √5, तो ये आ जाएगा -√5 से √5, और ये +7 एज इट इज़ रहने दे। अब इसको ऐड कर दें तो क्या बनेगा बच्चा, सोच, तेरा आंसर आ गया, ठीक। 7 माइनस √5, 7 + √5, यही हमारी रेंज है। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक, देखो अब बच्चों क्या करोगे, पहला तो ये लड्डू वापस से मिल गया, sin x
माइनस कॉस एक्स, जल्दी बताओ इसकी रेंज क्या होती है, रट लो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की रेंज वही आएगी, -√2 से √2, और √a² + b² वाले कॉन्सेप्ट से ही आ रही है ना। अब एक काम कर बेटा, यहाँ पर क्या ऐड किया हुआ है, +3√2, क्या डिवाइड है √2, तो एक काम कर, पूरी इन इक्वेशन में +3√2 को ऐड कर और √2 से डिवाइड कर, तो यही काम दोनों साइड हो जाएगा। 3√2 + √2 डिवाइड बाई √2, यहाँ पर भी हो जाएगा, 3√2 को ऐड किया -√2 में और √2 से डिवाइड किया। अब क्या करें सर, अब बेटा यहाँ पर लॉग लगा हुआ है, बेस 1/2 है, तो तू यहाँ लिख टेकिंग लॉग विथ बेस 1/2, और 1/2 बेस जो है वो 1 से छोटा है, और जब भी 1 से छोटा बेस अगर लोगे इन इक्वेशन में तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी ना, तो ये ऐसी हो जाएगी। अब इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, है ना, ये सॉल्व होके क्या बनेगा बच्चों, 3√2 में से √2 माइनस करो, 2√2 बाय √2 मतलब 2 बचेगा, और यहाँ पर मैंने ले लिया लॉग 1/2। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ पर तो लॉग बेस में 1/2, और बच्चों ये वाली पूरी टर्म कौन सी, रेड सर्कल के अंदर की पूरी टर्म या एज इट इज लिख देना। ठीक, और इधर आप सॉल्व करो, लॉग इधर भी आपने लॉग लिया, बेस में 1/2 लिखा, इसको सॉल्व करो, 3√2 + √2 4√2 बाय √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4 बचा बच्चों। ठीक, तो अब ये आपका पूरा ही फंक्शन बन गया, इसको मैं y लिख देता हूँ। अब y की वैल्यू किस, एक मिनट, इनइक्वलिटी रिवर्स होगी ना, तो ये साइन मैंने बदला नहीं है ना, ये साइन मैंने बदलना भूल गया, ये देखो ये ऐसा हो गया, तो ये भी पलटेगा ना। ठीक, अरे ये साइन चेंज होगा ना, ये वाला तो हो चुका है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, बड़ा ही आसान। क्या करोगे बताओ, log 2 बेस 1/2 क्या होता है, अरे -1, क्योंकि 2 1/2 की -1 पावर है, 4 बेस 1/2 -2, तो बच्चों y की वैल्यू -1 से -2 के बीच में, और y कैसा है बच्चों, फंक्शन ये y, तो ये हो गया डायरेक्ट, एक मिनट है ना, उल्टा लिखना है इसको, क्योंकि छोटी वैल्यू इस तरफ है, तो ये ऐसा हो गया ना, y बिलोंग्स टू -2 से -1, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो आप जरा। रेंज ऑफ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x × पाई है ना, × पाई। बच्चों अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब तो इंटीजर मतलब n मतलब इंटीजर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, साइन n पाई, क्या बोलते हो, अरे साइन n पाई हो गया, साइन n पाई क्या, साइन n पाई मतलब 0, क्योंकि साइन कहाँ 0 होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई मतलब n पाई पर, तो ये तो 0 ही है ना। ठीक, तो रेंज क्या हो गई, एलिमेंटल 0। अगला क्या करें सर, अब इसमें क्या करें, वापस आ जा, जब भी साइन और कॉस में ऐसा कुछ भी आए ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कुछ हो तो उसको n मान लो, बस काम खत्म हो गया, और फिर n पाई/2 पर वो क्या वैल्यू दे रहा है वो रख दो। जैसे देखो यहाँ पर है ना, कॉस के साथ में ये पूरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो आ जाओ उठाते हैं इसको भी अपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या करना है, n लिखना है, क्योंकि ये तो इंटीजर ही देगा, n मतलब इंटीजर मान लिया अपन ने, तो हो गया y cos 2n + 1 π/2 अपॉन x² + x + 1। दोनों को ध्यान से देखो, ऑड π/2 पर कॉस हमेशा 0 वैल्यू देता है, π/2 पर 0, 3 π/2 पर 0, 5 π/2 पर 0, तो ये तो 0 हो गया। और डिवाइड में इसका a पॉजिटिव d नेगेटिव पूरी क्वाड्रेटिक ओवरऑल पॉजिटिव, तो वैल्यू कुछ भी दे, 0 डिवाइड बाय फाइनाइट टर्म है मतलब पॉजिटिव जो भी है, आंसर तो 0 ही आएगा। तो बच्चों इसकी भी रेंज क्या आ गई, सिंगल एलिमेंट 0। ठीक, अगले पर आ जाओ। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो अंदर x की पावर 4 है, कुछ मत कर, दोनों तरफ सेम है, उसको थीटा मान, फिर जैसे तूने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर तो तुझे पता ही है ये 1 होता है, मतलब अरे y तो आंसर है और आंसर ही रेंज है, याद कर शुरुआत में ही लिखा है। ठीक, तो रेंज हो गई बच्चों 1, बहुत ही शानदार चीज़ है। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे रेंज के, वरना बच्चे रोते हैं सर डोमेन तो आ गया रेंज नहीं आ रहा है। ठीक, अगला देखो, अगला
नया कॉन्सेप्ट हाईलाइट करेंगे अपन। रेंज ऑफ फाइनाइट फंक्शन। रेंज ऑफ फाइनाइट फंक्शन क्या है सर? ये देख बच्चा, अब तुझे ग्राफ देखकर भी रेंज निकालते आना चाहिए ना। दो टाइप की चीज़ें होगी, एक ये और एक ये ऊपर तीर है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, नीचे तीर है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? कोई भी ग्राफ जो लेफ्ट से राइट में जाते समय ऊपर की तरफ जा रहा हो वो इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी ग्राफ जो लेफ्ट से राइट में आते समय नीचे की तरफ आ रहा हो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब कोई भी ग्राफ देखिए लेफ्ट से राइट में, चलो पता लग जाएगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक, ओके। अच्छा सर मान लो लेफ्ट से राइट में ऊपर भी आ रहा हो नीचे भी जा रहा हो तो फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, वहाँ ये काम नहीं करेगा। ठीक, चलो पहला रूल, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज फाइनाइट सेट देन चेक बिहेवियर ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बात समझ गए बच्चों? अगर फंक्शन का डोमेन फाइनाइट है तो फिर आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग चेक करना है। ठीक, देखो बच्चों ये फंक्शन का डोमेन है ए से बी। ए से बी मतलब कहाँ पर आएगा? ये एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और मान लो कि ये फंक्शन एक्स पर, ये फंक्शन जो है ए पर, भाई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो एक्स की जगह अपन ने ए डाल दिया तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ ए। तो ए पर एफ ऑफ ए दे रहा है और बी पर क्या देगा? एफ ऑफ बी। अब जरा इस फंक्शन का ग्राफ देखो बच्चों, ग्राफ लेफ्ट से राइट में चले, बताओ ऊपर की तरफ गया मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बच्चों खासियत क्या देखो, एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ छोटे नंबर आते, राइट में बड़े आते। तो देखो बच्चों ये छोटा नंबर था ए, इस पर एफ ऑफ ए जो मिला ना वो एफ ऑफ बी से छोटा ही है। मतलब सीधी सी बात बोलूँ, छोटे नंबर पर छोटी वैल्यू, बड़े नंबर पर बड़ी वैल्यू। क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब ऐसा करूँ सर इसके डोमेन निकाल लूँ और डोमेन रख दूँ फंक्शन में, तो जो डोमेन की मिनिमम वैल्यू उस पर रेंज की मिनिमम वैल्यू, और जो डोमेन की मैक्सिमम वैल्यू उस पर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ऐसा कह रहे हो क्या आप? हाँ ऐसा ही कह रहा हूँ मैं। कर लेगा आप? बिल्कुल। अच्छा तो डिक्रीजिंग में तो फिर उल्टा होगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देख ग्राफ उल्टा ऊपर से नीचे आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ, यूं मत चले जाना भाई, उल्टा हो जाएगा मामला। लेफ्ट से राइट में आए, ग्राफ ऊपर से नीचे आया, ग्राफ ऊपर से नीचे आया तो देख ये ए ये बी, ए इज लेस देन बी है लेकिन ए पर वैल्यू बड़ी दे रहा है, एफ है ऊपर की तरफ है, बी बड़ा था जबकि उसकी वैल्यू नीचे आ रही है। मतलब आप समझे, ए लेस देन बी है बट एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ बी है। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा सर? डिक्रीजिंग में ये होगा बेटा कि डोमेन तो तू अभी भी निकालेगा लेकिन अब तुझे डोमेन की मिनिमम वैल्यू पर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू और डोमेन की मैक्सिमम वैल्यू पर रेंज की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये देख एफ ऑफ बी मिनिमम जो कि यहाँ है, एफ ऑफ ए मैक्सिमम जो कि यहाँ है, जबकि ए छोटा था बी बड़ा था। ठीक। अच्छा अगला तो बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है बच्चों, अभी याद रखना आगे काम आएगा। ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालेंगे सर? बेटा तुझे ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ कैसे देखूंगा? ए, ये देख यहाँ पर ए क्या है 3, बी क्या है 4, सी क्या है 5। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। अरे ये क्या हो गया भाई इधर? ठीक, ये ग्राफ ऐसा होगा है ना। तो अब देख बेटा ग्राफ ऐसा है तो रेंज तो यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो इन्फिनिटी तक चला गया। अब सर ये क्या, ये याद कर, तुझे 10th में सिखाया टीचर ने, -b/2 है से -d/4 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तुझे तो y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y कोऑर्डिनेट के लिए ये रही रेंज। मतलब अगर a पॉजिटिव है तो रेंज हो गई क्वाड्रेटिक की क्या? -d/4a से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। और सर अगर a नेगेटिव हो गया तो ये भी -b/2 है, -d/4a ही था पर अब ये -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब ये उल्टा चलेगा ना, नीचे से ऊपर।
तो रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल माइनस d/4a। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में? तो ये रट लो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के लिए। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करा अपन ने। आ जाओ भैया क्वेश्चन सॉल्व करते, बताओ। इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है, हाँ 3a पॉजिटिव ही होगा। अच्छा डी निकाल लो, डी डी क्या करोगे निकाल के? नहीं, 2a पॉजिटिव हो गया, और क्या ग्राफ बनेगा, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा इसका ना। ठीक, तो बच्चों इसकी रेंज क्या हो गई? ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है ना, ये ऐसा भी आ सकता है, पर इसका अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। तो आप तो देखो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। तो आओ रेंज निकाले, रेंज क्या होगी अपवर्ड की? ये रहा फॉर्मूला, ये रहा, ठीक ये वाला। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ भैया, डी निकाल लो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद है ना? नहीं याद हो तो 10th क्लास फिर से पढ़ लो, है ना? तो अब लगा देना, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है? तो ये बनेगा 4 × 3 × 5 माइनस 4a² ना। तो b² माइनस 4ac को 4ac माइनस b² कर दो, है ना? तो माइनस डी क्या हो जाएगा? 4ac माइनस b², क्योंकि डी होता है b² माइनस 4ac, अरे याद है ना? तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 5 माइनस 4² डिवाइड बाय 4 × 3, और ये ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो देख लेना 11/3 बन रहा है ये ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ठीक 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 ठीक। अगला, ओह सर ये तो क्वाड्रेटिक रूट के अंदर आ गया। तो बेटा अब पढ़ेगा तुझे ग्राफ का काम है ना। देख स्क्वायर रूट फंक्शन मैंने नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया सर आपने? इसी दिन के लिए नहीं पढ़ाया कि ये जिस दिन आएगा मैं उसी दिन बता दूंगा। देख स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, याद रख। ये क्या, ये ऐसे ही जाता है, ठीक, ये 0, वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये स्क्वायर रूट का ग्राफ है ना, मतलब ये कोई भी पूछे स्क्वायर रूट का ग्राफ। ये डोमेन क्या, देख डोमेन हो गया क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी? नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता कभी, 0 से इन्फिनिटी। बस इतना ही काम याद रखना था, इसीलिए वहाँ नहीं पढ़ाया। ठीक, तो फिर अब क्या करें सर, ये क्यों बता रहे हो अभी? क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, रूट के अंदर है, तो बेटा रूट का ग्राफ देख कैसा है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट ऊपर जा रहा है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये के अंदर वाले का रेंज निकाल, तेरा काम खत्म। और उसको एज इट इज रख दे, वैल्यू पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब देख अभी आगे समझ में आएगा। पहले इसकी रेंज निकालते अपन, इसकी तो तू निकाल ही चुका है, यही तो फंक्शन था। क्या निकली रेंज? 11/3 से इन्फिनिटी। तो एक काम कर, इसको ऐसा लिख के, ऐसा इसको लिख के 3x² प्लस 4x प्लस 5 किसको बिलोंग करेगा? 11/3 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अब इस पर रूट लगाए, तूने रूट लगाया, तूने रूट लगाया तो रूट तो उधर भी लगेगा, और चूंकि रूट इधर लगा है तो ये मान के चल कि डोमेन की मिनिमम वैल्यू पर रेंज भी मिनिमम और मैक्सिमम पर रेंज भी मैक्सिमम। इसीलिए जैसे तू स्क्वायर रूट लगाएगा तो ये वैल्यू आपस में इधर उधर नहीं होगी, बल्कि यही रह जाएगी। ठीक है ना? ऐसा कोई लिखेगा नहीं वैसे। तो देखो ये रूट 11/3 हो गया, और इन्फिनिटी का रूट तो इन्फिनिटी होगा, फर्क ही नहीं पड़ना भाई को, इतना सारा है वो। ठीक, तो ये आंसर आया। सर इंक्रीजिंग का क्या काम था? अरे इंक्रीजिंग का ये काम था कि जैसे तूने रूट लगाया तो ये वैल्यू एज इट इज़ रही। अगर सर डिक्रीजिंग होता तो फिर इनको आपस में इंटरचेंज करना पड़ता, ये इधर हो जाता, ये इधर हो जाता, क्योंकि बड़े पर छोटा, छोटे पर बड़े वैल्यू मिलेगा। अच्छा और बताओ, और बताओ अगला क्वेश्चन देख। e⁻, अब देख तू तो इसको देख, ये y = e⁻x मान ले, इसका ग्राफ आता है क्या? हाँ सर, उल्टा ही, ऊपर का उड़ा दो, बिल्कुल सही। कैसा है बता, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो तू एक काम कर, इसकी रेंज लिख, अब तो याद ही हो गई होगी रे, क्या है बोलो जरा बिना देखे। 11/3 से इन्फिनिटी है ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया 11/3 से इन्फिनिटी। ठीक, अब ये e की पावर में है ना ये पूरा, तो इस पे भी e की पावर लगा दे ले।
अब तूने जैसे ई की पावर लगाई तो पहले ही देख लिया ये कैसा था, इंक्रीजिंग, तो डायरेक्ट ये भी ई की पावर में और ये भी ई की पावर में। समझ गए बात को? वैल्यू इंटरचेंज नहीं हुई, एज इट इज ई की पावर लग गई, हर जगह नहीं लगेगी, फंक्शन इंक्रीजिंग होना जरूरी है। तो ई टू द पावर 11/3 को तो भाई फर्क ही नहीं पड़ना है। और ई क्या है 2.7, तो 1 की पावर 2.7 की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होना है। ये रेंज हो गई अपनी। और देखो और देखो, मुझे पता है इतने में पेट नहीं भरेगा तुम्हारा। अब इसका ग्राफ देखो, ये e टू द पावर -x जैसा, और इसका ग्राफ है ना ऐसा आता है। इसका ग्राफ ऐसा आ रहा मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, लेफ्ट ऊपर से नीचे, तो ये लेफ्ट से आना, लेफ्ट से ऊपर से नीचे आ गए, तो ये डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग में क्या करें, तो पहला काम वही क्या, 3x² + 4x + 5 अंदर वाले की रेंज याद ही हो गई, हमने रट ली 11/3 से इन्फिनिटी। अब इस पे तू e टू द पावर माइनस लगाएगा। जैसे तूने ये लगाया बच्चा, तो चमत्कार होने वाला है। क्या चमत्कार होने वाला है सर? देख, अब वो वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये उधर भाग जाएगी। ठीक, तो जैसी वो वाली वैल्यू इधर आई तो बेटा उसका इंटरवल भी इधर आएगा। तो अब ई जब तू लगाएगा तो ये ऐसा लगेगा, ये पहले इधर आएगा, तो ई के साथ माइनस भी लगा रहा है, तो देख भाई ई के साथ माइनस भी लगा रहा है, तो ये ऐसा आएगा e टू द पावर -इन्फिनिटी, और इधर लगेगा e टू द पावर 11/3 और ये क्लोज। सर ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था। तो बेटा मिनिमम पर मैक्सिमम, ये देख मिनिमम पर मैक्सिमम, मैक्सिमम पर मिनिमम और मिनिमम पर मैक्सिमम देगा। तो जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग हो इनको आपस में बदल दो, और जो भी लगाना हो, अभी रूट होता तो रूट पर, रूट तो खैर इंक्रीजिंग ही होता है इसलिए उसमें नहीं बदलता है। ठीक, तो अब क्या करें सर, इसको अब लिख दे 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, और ये तो e टू द पावर 11/3, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी, अरे 1/e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी, क्यों, e की पावर इन्फिनिटी यही, और 1/इन्फिनिटी 0। आया कि नहीं आया? आया आया। अगला सर अब तो 1/, में आ गया। बेटा ये भी तुझे आज ही सिखाना था, 1/x का ग्राफ ये ऐसा होता है। इसके डोमेन में सब जाएंगे, केवल 0 नहीं जाएगा, रेंज में भी सब आएंगे, केवल 0 नहीं आएगा। अब देख लेफ्ट से राइट में आते हुए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। फिर क्या करें, अरे वही काम 3x² + 4x + 5 का रेंज बोल रहे हैं, क्या आएगा 1/, अरे आगे भाग रहा हूँ मैं भी, ज़्यादा हो गया ना आज क्वेश्चन। ठीक है, इसका रेंज था भैया 11/3 से इन्फिनिटी। ठीक, अब जैसे तूने इसको 1 के अपॉन में डाला, मतलब तूने x 1/x में x की जगह 1/3x² + 4x + 5 डाल दिया, तो भाई ये अपना रंग तो बदलेगा, ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 1/11/3 क्लोज में। तो भाई ये हो गया 0, ये हो गया 3/11, ये तेरी रेंज हो गई। आया बच्चा समझ में कि नहीं आया? आया ना, आना ही चाहिए भाई, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, है ना। ठीक, अब देखो अगला और भी शानदार, अगला है y = सिग्नम ऑफ sin x। सर इसकी रेंज कैसे निकालें? अब पहले सोच x की तू क्या क्या डाल सकता है, सर मर्जी पड़े डालो, sin x है, sin x का डोमेन तो r होता है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा ना, ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। sin x का डोमेन r, तो चलो सर अपन ने x के सब कुछ डाल दिया ना, तो साइन की हैसियत क्या, अगर आप सब कुछ डाल भी दोगे तो साइन क्या करेगा सर, सारी वैल्यू लेकर भी उसकी हैसियत ही है कि वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें, फिर अब सोच कि अगर सिग्नम में -1, 0 और 1 ऐसी वैल्यू मिल जाए, तो -1 से लेकर 0 तक में तो वो -1, 0 पर वो 0 और पॉजिटिव नंबर पर वो 1 देता है, तो इसकी रेंज आएगी -1, 0 और 1। समझ गए बच्चों? अगला देखो, अगला सिग्नम के अंदर x² -1 आ गया ना, वापस से x की तो तू मर्जी पड़े नंबर डाल, तो ये क्या बनेगा y = सिग्नम x की अगर तूने कोई भी नंबर डाला तो 0 से इन्फिनिटी डालेगा ना, क्यों, क्योंकि भाई x² है, तो माइनस भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो सारे पॉजिटिव बन गए और मिनिमम 0, तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इन्फिनिटी में मिलेगी -1। अब ज़रा देख भाई,
0 -1 इन्फाइनाइट में तो कुछ भी करो फर्क ही नहीं पड़ना है। अब -1 से इन्फाइनाइट, -1 से 0 और इन्फाइनाइट, तो देखो बेटा नेगेटिव 0 पॉजिटिव तीनों आ गए, तो सिग्नम नेगेटिव के लिए -1, 0 के लिए 0 और इन्फाइनाइट के लिए पॉजिटिव, इन्फाइनाइट के लिए 1 देगा। ठीक, और देखो अभी तो बहुत है आज। नेक्स्ट है सिग्नम के अंदर सर मॉड साइन एक्स आ गया, तो भाई काम तो वही है तेरा, एक्स की तो कोई भी नंबर रख, मॉड साइन एक्स क्या देगा, मॉड साइन एक्स की रेंज याद कर, मॉड साइन एक्स की रेंज 0 से 1, याद आया। तो इसके अंदर तू कुछ भी रखिए 0 से 1 ही देगा तुझे, और 0 से 1 मतलब सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, तो पॉजिटिव के लिए सिग्नम क्या देगा, केवल 1। आया कि नहीं आया। अब देखो बच्चों इस पे आ जाओ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं फटाफट, x² - 3x + 4, बच्चों ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, निकाल के देख लेना। ठीक, अब ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव मतलब 1/ln सिग्नम, ये पॉजिटिव हो गया। अब सोच भैया सिग्नम पॉजिटिव के लिए क्या देता है सर, वो तो केवल 1 देता है, 1/ln 1 क्या होता है सर, वो तो 0 होता है, तो 1/0 क्या होगा सर, वो तो इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट का मतलब क्या हुआ सर, वो तो नॉट डिफाइन हुआ, इसका मतलब बेटा रेंज आ ही नहीं रही है, और इसकी रेंज ही नहीं आ रही है, तो सर फिर इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन है इसका फाई, तो कोई भी नंबर नहीं रख सकता क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया, रेंज के बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब अगली जो हमारी क्लास है उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चन रेंज के करेंगे, 1-2 टाइप और है रेंज के, वो भी देखेंगे। तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट डालो, तो ही मैं आगे लेक्चर और बनाऊंगा। ठीक है, थैंक